Good morning, students. Today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 5, Kingdoms, Kings, and an Early Republic. Okay, and this is our lecture number 3. Today we will discuss Mahajanpadas, taxes, and change in agriculture. Okay, this is our lecture number 4. So let's start. So students, actually in our previous lecture, we have already discussed about the introduction. Then after that, we discussed about the election day, how some men became rulers. कि कैसे जो है कुछ लोग जो हैं वो कैसे रूलर्स बने, वो हम सब स्टडी कर चुके हैं. Then after that, yes, after that we discuss about the varnas. Okay, वर्ना में हमने कितने वर्नास को स्टडी किया था? 4 वर्नास हमने स्टडी किए थे. कौन कौन से? तो हमने किए थे ब्राह्मण, ठीक है, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्यास एंड फोर्थ शूद्र. ठीक है. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द जनपदास. जनपदास की स्टडी की थी हमने. सो ये सब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो थे हमारे पास कैसे जो पिछला चैप्टर था हमारा, प्रीवियस चैप्टर में 4th चैप्टर में हम लोग जना के बारे में पढ़कर आए थे. और वो पीरियड हमारा कौन सा था? 3500 ईयर्स एगो का पीरियड था, जो कि हमारा कौन सा पीरियड था? अर्ली वैदिक पीरियड था हमारा. ओके, 3500 ईयर्स एगो. और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपको कैसे ये पीरियड हम लोग जो है कैसे इस पीरियड को निकालते हैं. ओके, जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ है उसको 0 पीरियड लेकर और अब जो तब से लेके अब तक के हमारे 2020 में 2000 ईयर्स ये हो गए हैं. और पिछले अगर हम बात करें तो एक तरीके से अगर हम उस टाइम की बात करें तो वो 1500 ईयर्स एगो की बात है. और अगर आज से स्टडी करें तो 3500 ईयर्स एगो जो थे हमारा कौन सा पीरियड था? अर्ली वैदिक पीरियड. और उसके बाद अब हम जब जनपदास की स्टडी कर रहे हैं, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक. क्योंकि जना के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि उस टाइम पर जो ब्राह्मण और राजा होते थे, तो राजा जो होता था वो भी एक आम पब्लिक की तरह ही था. मतलब उसके पास कोई आर्मी नहीं होती थी. ठीक है. जो आपस में जो ये लोग जना होते थे, जैसे कुरुजन, ठीक है, ये सब होते थे, तो ये आपस में फाइट करते थे. और जो जीत जाता था, ठीक है, वो अपने आप को एक्सपेंड करता था. और जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेंड किया तो उनके बाद उन्होंने अपने जनपदास बना लिए. यानी कि वो क्या थे? उन्होंने अपने छोटे छोटे जो है सेटलमेंट, छोटे छोटे मतलब क्लेम्स बनाने शुरू किए, अपनी एक साम्राज्य बनाना शुरू किया उस टाइम से जनपदास से. और वहां पर जो राजा होता था, राजा ने बिग सेक्रीफाइसेस करने स्टार्ट किए. ओके, जिसमें कि वो अपनी पावर को मेंशन करता था कि वो कितना पावरफुल है और सब उसके नीचे है. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे अभी जनपदास थे, इन जनपदास में भी इन्होंने और ज्यादा अपने को जब आगे एक्सपेंड किया. तो आज जो हम स्टडी करेंगे महाजनपदास के बारे में, कि जनपदास के बाद अब उन्होंने और ज्यादा अपने को एक्सपेंड किया और आगे वो किसमें चेंज हो गए, किसमें चेंज आ गए? महाजनपदास में बदल गए. ओके, सो आज हम स्टडी कर रहे हैं, ये हमारी है लेटर वैदिक पीरियड के बात हम अब कर रहे हैं. क्योंकि 700 अगर हम उस टाइम की बात करें तो ये हमारी बात हो रही है 1000 से 700 BC के अंदर. ठीक है, उस वाले पीरियड की बात हो रही है जब लेटर वैदिक पीरियड था जो हमारा. ठीक है. सो जना से आए क्या? जनपदास से किस में कन्वर्ट हुई है? महाजनपदास में. तो हम आज महाजनपदास के बारे में स्टडी करते हैं. सो एक्चुअली जैसे कि चैप्टर है किंगडम्स, किंग्स एंड द रिपब्लिक. ओके, एंड अर्ली रिपब्लिक. तो यहाँ पर महाजनपदास में क्या हुआ? महाजनपदास में जैसे हमने कहा कि जनपदास से वो अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड करते गए. और उन्होंने जो ये राजा थे, इन्होंने अपने बड़े बड़े किंगडम बना लिए, साम्राज्य बना लिए. और उसमें एक जो राजा था वो इतना पावरफुल हो गया था कि सब जो थे उसके अंडर थे. उन्होंने अपनी एक महाजनपदास में आर्मी भी उन्होंने अपनी एक वहां पर खड़ी कर ली थी. तो ये सब स्टडी करते हैं. सो अबाउट 2500 ईयर्स एगो. ठीक है, 2500 ईयर्स एगो की बात हो रही है. 2000 होगी यानी 500 पिछले साल देखें तो अब पिछले मतलब आप बात करें 500 BC और आज से बात करें तो 2500 years ago. So about 2500 years ago, some janpadas became more important than others.
तो अब क्या हुआ, ये जो जनपदास थे, इनमें से कुछ जनपदास जो थे वो 2500 ईयर्स एगो वो क्या हुए, वो और ज्यादा दूसरों की कंपैरेटिवली वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई, अपने आप को और ज्यादा उन्होंने क्या बना लिया, ताकतवर बना लिया अपने को, और ज्यादा उन्होंने जनपदास ने अपने को और ज्यादा एक्सपेंड किया। ठीक है, तो क्या डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस क्या है कि जो जनपदास होते थे ना, जनपदास में तो क्या होता था कि जैसे ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, उस एरियाज में क्या होते थे, ये सब रहते थे। ठीक है, एक एक रहा, तो ये जनपदास है। अब महाजनपदास में क्या हुआ, महाजनपदास में जैसे ये उनका एक क्या है, जो भी एरिया है उनका, उस एरिया में भी उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी बनानी शुरू कर दी थी महाजनपदास में। अब इस कैपिटल सिटी के से ही क्या होते थे, ये जो टोटल ये जो उनका एरिया होता था, ये उसको क्या करते थे, रूल करते थे। ओके, सो जनपदास में कोई भी कैपिटल सिटी नहीं होती थी, सिर्फ एक जैसे एरिया हुआ और उस एरिया में वो लोग रहते थे और अपना हुक्म चलाते थे, कब वो उसको चलाते थे। लेकिन महाजनपदास में अब क्या आ गई थी, कैपिटल सिटीज भी बन गई थी। तो ये कैपिटल सिटीज जो है वो इस पूरी के पूरे जो उनका एरिया होता था, टेरिटरी होती थी, उसको चलाती थी, उनके ऊपर रूल करती थी। ओके, सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अबाउट 25 years ago some जनपदास became more important than others and were known as महाजनपदास, जिनको क्या कहा जाने लगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए दूसरे जनपदास से, फिर उन्हें कहा जाने लगा महाजनपदास। एंड सम ऑफ दीज आर शोन ऑन द मैप। को देखिए मैप, देखिए आप मैप दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये मैप जो है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो देखिए देखिए यहाँ पर ये अवंती है, ये आपका महाजनपदास है, जिसके अंदर देखो इसकी कैपिटल सिटी उज्जैन। ठीक है, इसी तरीके से ये, और ये जो थे ना, ये 16 उस टाइम पर अगर हम बात करें तो 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास बनाए गए थे, यानी जिसके अंदर कैपिटल सिटीज होती थी। और उन्होंने उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर 16 जो है वो महाजनपदास बने। जैसे यहाँ पर हम करें अवंती, अवंती की उज्जैन है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जैसे यहाँ हो गया गंधार, तकसीला हो गया उसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर विशाली, विशाल ये वज्जी, वज्जी का विशाली। ठीक है, मगधा, राजगढ़, तो इस तरीके राजगिरा। तो ये जो थे आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे थे जो कि सिर्फ जनपदास थे, इनमें सिटीज नहीं थी, कैपिटल सिटीज नहीं थी। लेकिन जो महाजनपदास थे, इनमें अब कैपिटल सिटी भी बननी स्टार्ट हो गई थी। जैसे आप यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दिख रहा है अवंती, जिसकी जो कैपिटल सिटी क्या थी, उज्जैन। इसी तरीके से और भी आपके पास दी गई है इसमें, कौशंबिनी, कौशंबनी ये दी गई है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर कट इसके अंदर देख सकते हैं। तो महाजनपदास में आपके पास क्या था, यस, सो मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। देखिए जनपदास से क्या डिफरेंस था महाजनपदास में, पहला रीजन ये था कि इसमें क्या था, कैपिटल सिटी थी। हर एक महाजनपदास की कैपिटल सिटी थी एंड मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। और ये कैपिटल सिटी जो होती थी ना, इनको ज्यादातर क्या किया जाता था, फोर्टिफाइड किया जाता था। फोर्टिफाइड का मतलब किलाबंदी कर दी जाती थी। ठीक है, जैसे कि आपने पीछे अभी आपको दिखाया मैंने कि अवंती का उज्जैन, तो उज्जैन के चारों तरफ जो कैपिटल सिटी थी उज्जैन अवंती की, उसके चारों तरफ किलाबंदी कर दी जाती थी, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाती थी। सो दिस मीन्स दैट, यानी कि उसको किलाबंदी की जाती थी, एंड दिस मीन्स दैट द huge walls of wood, bricks or stones were built around them. इसका मतलब फोर्टिफाइड का मतलब अभी मैंने आपको क्या कहा, क्या होती है, किलाबंदी कर देना। तो किलाबंदी मतलब कि कैसे की जाती थी, कि जैसे कि चारों तरफ जो है लकड़ी से, वुड से, ईंटों से, पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारें वहां पर बना दी जाती थी। ओके, एंड जैसे आप यहाँ पर ये आपके पास बुक में पेज नंबर 49 पर मैप दिया हुआ है, जिसके अंदर जनपद और महाजनपद एंड सिटीज जो है वो उसमें आपको शो की गई हैं। और वहां आप देख सकते हैं कि आपके 16 जो है महाजनपदास एंड सिटीज मेजर है, यहाँ पर जनपदास है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर। तो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट। अब वो ये कहते हैं कि ये जो किलाबंदी की जाती थी कैपिटल सिटी पर, ये क्यों की जाती थी, किस वजह से वो लोग जो थे अपनी कैपिटल सिटी के चारों तरफ जो है उसको फोर्टिफाइड करते थे, उसकी किलाबंदी करते थे। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से वो ऐसा करते थे। सो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड टू अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। एक्चुअली देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप के अंदर, इस मैप में आप देख रहे हो जितने भी ये महाजनपदास हैं, इनके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर है, इनके साथ
साथ साथ क्या होती है, दूसरी जो जनपदाज हैं, ठीक है, वो इनके साथ मतलब इनके बॉर्डर पर ही मिले हुए होते हैं। जैसे देखो मगध हो गए, मगध, भज्जी, और इधर ये आपके पास कुसुम्बी, तो ये सब क्या होते हैं, ये आपस में ना मतलब बड़े पास पास जुड़े हुए होते थे। तो इनको ये डर रहता था कि कहीं दूसरे जो जना है वो इनके ऊपर अटैक ना कर दे और इनके ऊपर कब्जा ना कर ले। तो ये उनको डर हमेशा रहता था, जिस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि वो अपने आप को फोर्टिफाइड करते थे, ताकि वो ये जो अटैक है इससे अपने आप को बचा सके। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो इस तरह की फोर्टिफिकेशन किया करते थे। सो फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। ठीक है, कि जो दूसरे जो किंग्स होते थे उनके अटैक से वो डरते थे कि वो कहीं उनके ऊपर अटैक ना करते, इसीलिए वो ऐसा करते थे। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको ये जरूरी लगता था कि वो अपनी कैपिटल सिटी को फोर्टिफाइड करे, अपने आप को किलाबंदी कर ले। सो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट some rulers wanted to show how rich and powerful they were. अच्छा, अब क्या होता था कि जैसे ये बड़े बड़े मतलब क्या हो गया, किंगडम स्टैब्लिश कर लिए, महाजनपदास में ये आ गए, अपने को इन्होंने बना लिया, और यहाँ पर जो किंग थे वो भी बड़े पावरफुल हो गए। तो ये कैसे शो करते थे? आज के टाइम में भी देखें तो इंसान जो अमीर होता है, जो रिच होते हैं, अगर उसे दूसरे को ये दिखाना है कि मैं कितना रिच हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, तो वो कैसे दिखाएगा? अपने बड़े बड़ा घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, ऐसी ऐसी चीजें करेगा ताकि लोगों को शो कर सके कि मैं जो हूँ कितना रिच हूँ, या मैं कितना पावरफुल हूँ, मैं कितनों का मैं नोन हूँ। तो ये सब शो किया जाता है। तो उस टाइम पर भी क्या होते थे, उस टाइम पर जब रूलर्स जो होते थे, ठीक है, जो रूलर्स होते थे, जो किंग्स होते थे, वो भी अपनी पावर को दिखाने के लिए, ठीक है, कि वो कितना पावरफुल है, वो कितना रिच है, तो वो शो करने के लिए वो क्या करते थे, वो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया करते थे। ठीक है, अच्छा जी, वो सिटीज बनाते थे, अपनी सिटीज के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें वगैरह खड़ी करते थे। तो ये सब चीजें जो थी वो शोबाजी, ये सब चीजें क्या करते थे, ताकि वो दूसरों को ये दिखा सके, ये शो कर सके कि वो कितना पावरफुल है। सो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स wanted to show how rich and powerful. कुछ रूरल जो थे वो ये शो करना चाहते थे कि वो कितने रिच हैं, कितने पावरफुल हैं। सो वो कैसे करते थे, तो दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज। तो वो ऐसा कैसे करते थे, फिर वो ये सब शो करने के लिए क्या क्या करते थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि हर कोई क्या करता है, अपने आप को दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए वही सब चीजें खर्चा करता है कई चीजों के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि ये बिल्डिंग्स जो हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते थे, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। सो आल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजिली बाय द किंग्स। अच्छा, उसके साथ साथ अब ये जो चीजें क्या करते थे, और इसका रीजन क्या हो सकता है कि वो ऐसा क्यों क्या करते थे? ठीक है, तो इसका एक और रीजन है यहाँ पर कि मेन जो थे, एक तो वो अपनी पावर को शो करना चाहते थे। तो इस तरीके से जो फोर्टिफिकेशन होती थी, ये जो किला बंदी की जाती थी, तो इस किले के अंदर जो है रहने वाले लोग और उनके अपने एरिया पर कंट्रोल रखना जो है ना, उनके लिए इजी हो जाता था। ये इसलिए भी फोर्टिफिकेशन करते थे, इसलिए भी फोर्टिफाइड करते थे एरिया को, ताकि जो उस एरिया के अंदर जो भी लैंड है, जो भी वहां के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको वो कंट्रोल कर सके आसानी से। जो एक राजा है वो उनके ऊपर कंट्रोल कर सके, ताकि वो कहीं नहीं जा सके या किसी तरीके का वो कोई विद्रोह ना कर सके। सो बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। सिंपल सी बात है, जब ये बिल्डिंग्स जो हैं, बड़ी बड़ी ह्यूज वॉल्स बनाई जाती है, बिल्डिंग, ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती हैं, बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है? एक प्लानिंग की, एक अच्छी प्लानिंग भी होनी चाहिए। प्लानिंग से ही ये सब चीजें बनाई जाती हैं। सो थाउजेंड इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर, and this in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. तो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि क्या हुआ
कि एक तो वो क्या करते थे कि किसलिए किलाबंदी किया करते थे, ताकि वो बाहर कोई भी जो दूसरे जो राजा हैं, किंग्स हैं, रूलर्स हैं, वो उनके ऊपर अटैक ना कर दें, और अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए वो ऐसा करते थे। साथ ही साथ वो अपने को अपनी जो है पावर को शो करने के लिए भी ऐसे किया करते थे। और इसके साथ साथ जो उनके उनके जो इसके अंदर, इस किले के अंदर उनके जो भी लोग रहते थे, या जो अपना उनका एरिया होता था, लैंड होता था, उसको कंट्रोल वो इजिली कर सकते थे किंग्स, इसीलिए वो ऐसा किया करते थे। इस तरीके से जो ये बड़े बड़े ह्यूज वॉल्स बनाई जाती थी, तो उसके लिए एक अच्छी एक प्लान, एक ग्रेट प्लानिंग की जरूरत होती थी। और सिंपल सी बात है, जब इतनी बड़े बड़े वॉल्स बनाई जाएंगी, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, तो लाखों की संख्या में आपको क्या चाहिए होंगी, ईंटें चाहिए, पत्थर चाहिए, वो भी आपको उनका भी जो है अरेंजमेंट करना पड़ता था। और जब अरेंजमेंट करके अब उनको बनाना है, तो बनाने के लिए हजारों क्या बनती थी, थाउजेंड्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, यानी हजारों में जो मैन, वीमेन और चिल्ड्रन जो थे, उनको क्या किया जाता था, उनको इस काम में लगाया जाता था। उनसे वो हार्डवर्क किया करते थे, और इन दीवारों को बनाने में, इन बिल्डिंगों को बनाने में, और इनके लिए, इन सब के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती थी। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस, इन सभी चीजों के लिए। अब ये चीजें बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, वॉल्स बन रही हैं, किलाबंदी की जा रही है, तो इसके लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, तो रिसोर्सेज की भी जरूरत होती थी। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास पिक्चर दी हुई है, जिसके अंदर देखो ये एक वॉल बनाई जा रही है। इसमें ये कहाँ का फोर्टिफिकेशन है ये, सो द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कुसुम, ये है आपके पास कुसाम्बी। कौसाम्बी, जो कुसाम्बी जो है, कुसाम्बी पर एक फोर्टिफिकेशन वॉल है, ये दिखाई जा रही है, ये बना रहे हैं। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ रिमेन ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक found near present day Allahabad, Uttar Pradesh. A part of it was probably built about 2500 years ago. तो ये जो है, ये जो आपके पास ये जो दिख रही है पिक्चर, ये फोर्टिफिकेशन वॉल दिख रही है, कौसम्बी पर है ये। और ये जो पिक्चर है, ये आज के टाइम में यूपी के इलाहाबाद के पास ये मिली है। और यहाँ पर ईंट की दीवार के आपको, ईंटों के ना, ईंटों की दीवार जो है, उसके रिमेन्स यहाँ पर है। ठीक है, और इसके एक भाग का निर्माण जो है, वो नियर अबाउट क्या कह रहे हैं, 25 ईयर्स एगो जो है किया गया, मतलब जो सर्च की गई, ठीक है, जो रिमेन्स मिले यहाँ से, और उससे जो उसको सर्च किया गया, तो ये पाया गया कि ये जो है 25 ईयर्स एगो की पहले के ये दीवार थी। ओके, यस, सो द अब जैसे कि आपने देखा कि महाजनपदास में क्या हुए, अब बड़े बड़े किंगडम बनने शुरू हो गए, नए नए राजा आ गए, पावरफुल राजा आ गए। अब इन राजाओं को और क्या जरूरत थी, अब राजाओं को मान लो, अब उनको डर था कि कोई बाहर से उनके ऊपर अटैक ना कर दे, उन्हें कैप्चर ना कर ले, उनका जो किंगडम था। तो इसके लिए अब अपनी प्रोटेक्शन जरूरी थी। प्रोटेक्शन के लिए अब उनको क्या चाहिए था, अब उनको आर्मी भी रखनी थी। तो अब इस पीरियड के अंदर जो राजा होते थे, उन्होंने अपनी आर्मीज भी मेंटेन करनी शुरू कर दी। सो द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, ओके, एंड सोल्जर वर पेड रेगुलर सर्विस। अब ये तो नहीं है कि आर्मी बना ली, आर्मी खड़ी कर ली, तो उसमें जो सोल्जर होते थे वो फ्री में काम कर देंगे कि भाई चलो भी हमारा राजा है तो हम लड़ने चले जाएं, ऐसे ही तो नहीं। उनको क्या चाहिए थी, उनको सैलरी चाहिए थी, तो एक रेगुलर सैलरी भी सोल्जर जो थे उनको चाहिए थी। ओके, तो उनको देनी पड़ती थी। सो सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और राजा को ये पूरे साल जो है उनकी जो सैलरी पे करनी पड़ती थी, और इसको मेंटेन करके रखना पड़ता था। तो सम पेमेंट वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। अच्छा, क्या होता था, कुछ जो पेमेंट होती थी वो राजा के द्वारा, किंग के द्वारा जो इन सोल्जर को दी जाती थी, उनमें किसका यूज किया जाता था, पंच मार्क कॉइन का। पंच मार्क कॉइन क्या होता है, जैसे कि मान लो एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल को कोई शेप नहीं दी, जैसे आज के टाइम पे आप कॉइन देखे तो पूरे राउंड शेप की होती है, और उसके ऊपर पूरा जो है आपका मार्क किए हुए होती है चीजें। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, ऐसा कोई जरूरी ना कि शेप जो है वो राउंड ही होनी चाहिए, ठीक है, या रेक्टेंगल ही होनी चाहिए। क्या होता था, जैसे मैं एक कोई मेटल ली, और मेटल के ऊपर क्या कर दिया जाता था, पंच कर दिया जाता था। वो पंच होने के बाद वो क्या हो जाती थी, पंच मार्क लगने के बाद उस कॉइन का यूज इन सोल्जर की सैलरी की पेमेंट करने में यूज कर लिया जाता था। ठीक है, इनको पेमेंट कर दी जाती थी उन पंच मार्क का, पंच मार्क कॉइन का यूज करके।
तो इसके बारे में, ये जो पंचमार्क कॉइन है इनके बारे में हम जो है नेक्स्ट जो चैप्टर 8 आएगा बच्चे आपके पास, चैप्टर 8 आएगा, उसके अंदर हम इन पंचमार्क कॉइन्स की स्टडी करेंगे। ओके, तो अभी आपने देखा, यहाँ पर देखा कि भाई जो ऊपर देखो, अब हम इसको अब हम कोरिलेट करके चलते हैं। ऐसे ही नहीं कि टैक्सेस, यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आया वो आपके पास आया टैक्सेस। अब टैक्सेस आया तो ये नहीं कि सिर्फ भाई महाजनपद के पास टैक्सेस का क्या लेना देना है। टैक्सेस मतलब टैक्स जो कर लगाए जाते थे, ठीक है। तो ये टॉपिक कैसे आया, ये टॉपिक देखो यहाँ से रिलेट होकर आया। यहाँ आपने पढ़ा कि जो राजा है उसको आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी, सोल्जर की रेगुलर सैलरी देनी पड़ती थी। तो जब वो सैलरी देनी पड़ेगी तो राजा के पास पैसा भी तो होना चाहिए, सैलरी तो वहीं से देगा जहां, जब उसके पास खुद के रिवेन्यू होंगे। तो राजा को क्या करना पड़ता था, किंग को वो रिवेन्यू जो है वो उसको कहीं ना कहीं से लाने होते थे। तो उस रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, वो पैसा लाने के लिए उसने क्या सिस्टम शुरू किया, टैक्सेस का सिस्टम शुरू किया। यानी अब जो है टैक्सेस लगाए जाने लगे, ठीक है। और वो टैक्सेस के थ्रू क्या आने लगा, जो किंग थे, जो रूलर्स थे, उसके पास टैक्सेस के थ्रू पैसा आने लगा। और उस टैक्सेस का यूज फिर वो आगे अपनी आर्मी के लिए या अपने सोल्जर्स की सैलरी पे करने के लिए या और कामों के लिए उस पैसे का यूज करने लगा। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं टैक्सेस। सो एज द रूलर ऑफ द महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। अब देखो, रूलर है महाजनपदास के, आपने देखा रूलर्स जो बड़े पावरफुल हो चुके थे, तो अब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, बिल्डिंग्स ह्यूज फोर्ट, बड़े बड़े किले बना रहे थे वो, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बड़ी आर्मी रखनी शुरू कर दी उन्होंने। सो उनको क्या चीज चाहिए थी, तो ये सब अगर काम करना है, बड़ी बड़ी जो फोर्ट्स बनाने हैं या आर्मीज रखनी है अपनी, तो उसके लिए उनको रिसोर्स चाहिए। सो दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, उनको रिसोर्स भी चाहिए, रिसोर्सेज मतलब पैसा चाहिए इन सब कामों को करने के लिए। सो एंड दे नीडेड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, दिस, इसीलिए उन्होंने क्या करा, इसलिए उनको जो है अब ऑफिशियल्स जो है उनको, मतलब उनको अब जो है पैसा लेकर आना है अपने पास। तो उनको क्या जरूरत पड़ी, अब इसी के लिए उन्होंने कर्मचारियों की भी, जो आपके ऑफिशियल्स जो थे, यानी जो कर्मचारी होते हैं, उनकी भी आवश्यकता होती थी। इसलिए उनको अब किस चीज की जरूरत हुई, ऑफिशियल्स की, ताकि वो इन टैक्सेस को कलेक्ट कर सके। तो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑफ ओकेजनल गिफ्ट brought by the people, as in the case of the raja, as the of the janpadas, they started collecting regular taxes। अब जैसे कि हमने जनपदास में पढ़ा था, जनपदास में हमने देखा था ना कि जब जनपदास में जो राजा होता था वो बिग सेक्रीफाइसेस करते थे। बिग सेक्रीफाइसेस में उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने पढ़ा। तो वहां पर जो दूसरे राजा होते थे, जब वो अपनी हार मान लेते थे तो वो क्या करते थे, राजा के सेक्रीफाइस में आते थे, गिफ्ट लेकर आते थे। तो एक तो क्या हुआ कि इन राजाओं के पास ओकेजनली जो गिफ्ट होते थे, ओकेजनली जो गिफ्ट आते थे वो तो आते थे, लेकिन उन गिफ्ट खाली उन गिफ्ट से वो इस तरह की अपनी बड़ी, जो उनकी एक बिग आर्मी बन चुकी थी, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए जनपदास से एक तो उनको जो ये गिफ्ट आते थे, इसके साथ साथ उन्होंने एक रेगुलर टैक्स भी कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। अब हम न्यूज स्टडी करते हैं कि उन्होंने टैक्सेस कहाँ कहाँ पर, कौन कौन से टैक्सेस लगाए। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पर टैक्सेस लगाए, कहाँ कहाँ से ये जो राजा थे, किंग्स जो थे, इन महाजनपदास में इन्होंने कहाँ कहाँ से पैसे जो है, रिवेन्यू जो है वो कलेक्ट करना शुरू किया। सो पहला टैक्स जो लगाया गया, टैक्सेस ऑन द क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहला जो टैक्स था वो क्रॉप्स, यानी जो फसलों के ऊपर टैक्स लगाया गया। ठीक है, एंड दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर। और ऐसा क्यों किया गया, क्यों क्रॉप्स के ऊपर लगाया गया, क्यों ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि ज्यादातर जो पीपल थे वो कौन थे, फार्मर्स। अब फार्मर्स, ज्यादातर लोग फार्मिंग का काम कर रहे थे, तो फार्मिंग के ऊपर तो क्रॉप के ऊपर टैक्स लगाना बहुत जरूरी था, उनके लिए इम्पोर्टेंट था। क्योंकि जब ज्यादातर लोग फार्मर थे तो क्रॉप के ऊपर जब टैक्स लगाएंगे तो उनके पास रेवेन्यू ज्यादा आएंगे। ओके, सो यूजली द टैक्स वाज फिक्स एट 1/6 वट वॉज प्रोड्यूस। सो यूजली जो ये टैक्स की अमाउंट थी वो क्या फिक्स की गई, 1/6। ठीक है, जो भी वो प्रोडक्शन करता है, कोई भी फार्मर जितनी भी प्रोडक्शन कर रहा है, उसका 1/6 उसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। मान लो किसी ने क्या करा है कि अब मान लो किसी ने 100 टोटल 100 क्विंटल बनाया है। ठीक है, 100 क्विंटल की प्रोडक्शन हुई है, तो उसका 6 जो 1/6 पार्ट है,
ठीक है, 10 जो हो गया वो क्या देगा, जो 1/6 पार्ट होगा वो उसका देगा 100 का। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 6 का कोई भी, जैसे किसी का 1/6 पार्ट निकाल लो आप, तो 1/6 पार्ट जो है वो उसको किसे देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। तो दिस वाज नोन एज भाग। हाँ जी, देखिए इसको क्या बोला जाता था, ये जो भाग, जो ये टैक्स दिया जाता था, 1/6 पार्ट दिया जाता था, इसको क्या बोलते थे, भाग। ये ना भाग सुनते हो ना, पार्ट, यानी कि इतना पार्ट आपको अपनी प्रोडक्शन का इतना पार्ट देना पड़ेगा, भाग हिस्सा देना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था, भाग। और आ शेयर, मतलब इतना अंश आपको देना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन का, 1/6। सो देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन। दूसरा जो टैक्स लगाया गया वो किसके ऊपर लगाया गया, क्राफ्ट पर्सन के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पर क्राफ्टिंग का काम भी लोग करते थे। तो दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, वो ये कह रहा है कि क्राफ्ट पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया गया। टैक्स किस रूप में लगाया गया, टैक्स उनको उनको ऊपर कोई ये नहीं था कि उन्हें कोई पैसा देना है, उनको लेबर के फॉर्म में टैक्स लगाया गया। अब लेबर के फॉर्म में टैक्स कैसे लगेगा, लेबर के फॉर्म में क्या टैक्स लगना था, फॉर एग्जाम्पल अ वीवर और अ स्मिथ। कोई वीवर है या कोई स्मिथ है, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गए, आयरन स्मिथ हो गए, ओके। सो जैसे कोई स्मिथ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो उसको जो राजा होता था ना, राजा के लिए महीने में, एक मंथ में, हर मंथ उसमें उसको एवरी मंथ एक दिन के लिए, एक दिन राजा के यहाँ पर काम करना पड़ेगा फ्री में। ठीक है, राजा के लिए काम करना पड़ेगा एक महीने में एक दिन। ठीक है, यानी कि राजा के अंडर, एक राजा के पास ही काम करना है, नहीं, एक महीने में पूरा एक मंथ, उसके अंदर एक दिन उसे राजा के यहाँ पर काम करना पड़ेगा एज अ लेबर। ओके, तो ये उसको टैक्स इस तरीके से क्राफ्ट पर्सन के ऊपर लगाया गया। नेक्स्ट, हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ द एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। अब जो हर्डर्स थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाए गए, वो किस फॉर्म में लगाए गए, वो या तो वो अपने एनिमल्स दें, ठीक है, या तो उनको उनको एनिमल्स देने पड़ते थे अपने, या फिर एनिमल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जो एनिमल से जो भी प्रोडक्शन होती थी, जो भी प्रोड्यूस होता था, वो उसका कुछ हिस्सा उनको किसे देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। नेक्स्ट, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन द गुड्स दैट वर bought एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। अब एक टैक्स किसके ऊपर लगाया गया, ट्रेड के ऊपर, व्यापार के ऊपर, यानी कि जो लोग ट्रेड का काम करते थे, यानी खरीद बिक्री का, ठीक है, ब्रोथ मीन्स खरीदना और सोल मीन्स बेचना। जो मतलब कि जो व्यापारी होते थे, जो गुड्स को खरीदते थे या बेचते थे, तो उनको उनकी गुड्स के ऊपर भी टैक्सेस लगाए गए। एंड इसके साथ साथ हंटर्स एंड गैदरर्स के ऊपर भी टैक्स लगाए गए। सो हंटर एंड गैदरर्स, तो ये सोचा जाए हंटर गैदरर्स के ऊपर कैसे टैक्स लग सकते हैं भाई, अगर कोई शिकारी है, हंटर है, मान लो कोई, वो अगर हिरन का शिकार किया करते थे उस टाइम पर, तो ये कोई नहीं कि वो हिरन आधा, राजा कहेगा आधा हिरन मुझे दो और आधा हिरन तुम रखो, नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जैसे आप ले सकते हो एग्जांपल, हनी है, हनी शहद, ठीक है, तो शहद मान लो उन्होंने क्या किया, इकट्ठा किया, शहद मिला उन्हें, तो शहद में से, हनी में से उनको जो है राजा को टैक्स के रूप में एक पार्ट देना पड़ता था। तो इस तरीके से हंटर एंड गैदरर्स जो होते थे उनके ऊपर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर जो जो थे उन्हें टैक्स देने पड़े थे। ओके, तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है महाजनपदास के अंदर लगाए गए, किसके ऊपर, लोगों के ऊपर, ताकि जो राजा हैं वो जो भी वो करना चाहते हैं, जो मतलब कि जो भी उसको प्रॉब्लम्स है, या वो अपनी आर्मी को मेंटेन करना चाहता है, कोई भी अरेंजमेंट करना चाहता है, तो वो कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर भी आपके माइंड में स्टूडेंट्स ये आएगा कि अब एग्रीकल्चर क्यों ले लिया, एग्रीकल्चर का क्या लॉजिक है यहाँ पर। एग्रीकल्चर का लॉजिक यहाँ पर क्या है कि जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो फार्मिंग का काम करते थे। अगर हम बात करें 3500 ईयर्स एगो से बात करें, ठीक है, या हमने देखा कि जो हमने ये आपके पास जो हमने पढ़ा ना, ये जो सिविलाइजेशन पढ़ा था हमने, इंडो वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि वहीं से ही एग्रीकल्चर जो है वो
वहां पर इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था, एग्रीकल्चर का काम करना, एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी थी लोगों ने, फार्मिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इसकी, क्योंकि हम ये देखेंगे कि महाजनपदास के अंदर किस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर चेंजेस आए, कैसे उसके अंदर भी प्रोग्रेस होनी शुरू हुई, कैसे वो डेवलप होनी शुरू हुई या क्या किया गया। ठीक है, तो ये सब इसीलिए स्टडी कर रहे हैं कि उस टाइम पर महाजनपदास में उस इस लेटर वैदिक पीरियड के अंदर भी जो एग्रीकल्चर थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए और वो डेवलप हुए। तो देखिए यहाँ पर कैसे, सो देयर वर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर टू मेजर चेंजेस आए अराउंड दिस टाइम। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोकशेयर। ठीक है, एक तो था कि आयरन प्लोकशेयर का यूज किया गया। देखिए बच्चे क्या चेंज आया कि इससे पहले ये प्लोशेयर शेयर्स का होते हैं, जैसे आप देखते हो ना हल होता है, आपके जैसे जो भी एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो उन्हें वो देखते हैं ये प्लोशेयर जो हल से जो जमीनें जोती जाती हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था, बैलों के पीछे लगा दिया जाता था और फिर वो जोता जाता था। तो क्या था कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर हमने देखा कि हमने एक पिक्चर देखी थी, मैंने आपको दिखाई थी, इसकी प्लॉग की पिक्चर दिखाई थी जिसके अंदर हमें टॉय मिला था वुडन का। ठीक है, लकड़ी का मिला था, यानी उस टाइम पर क्या था, पहले जो वुडन का लकड़ी के बने हुए प्लो जो थे वो यूज किए जाते थे जमीनों को जोतने के लिए। लेकिन अब आप देख रहे हो क्या चेंज आया इस पीरियड के दौरान, लेटर वैदिक पीरियड में, यहाँ पर किसका यूज किया जाने लगा, आयरन प्लोशेयर का, आयरन आयरन प्लोशेयर का यूज किया जाने लगा। तो एक तो ये चेंज आया, वुडन से ये आयरन में चेंज हुआ। एंड और हम बात करें पहले टाइम पर, तो उस टाइम पर इंडस वैली के टाइम पे तो हमने देखा था वहां पर आयरन नहीं यूज हुआ था, आयरन नहीं आया था उस टाइम पर, ब्रॉन्ज का यूज किया गया था। याद होगा आपको कि मैंने पढ़ाया था ब्रॉन्ज जो थी वो यूज की जा रही थी, कॉपर यूज की जा रही थी वहां पर। लेकिन उसके बाद का जब पीरियड आया, अर्ली वैदिक टाइम आया, तो वहां पर आयरन का यूज किया जाने लगा। तो यहाँ पर महाजनपदास में आते आते ये आयरन प्लोशियर जो है ये यूज किए गए जमीनों को जोतने के लिए। एंड दिस meant that heavy clay soil could be turned over better than with the wooden plowshare। अब अब ये जो आयरन प्लोशियर था इसका जो यूज किया गया, इसका फायदा क्या हुआ कि इसका फायदा ये हुआ कि जो जमीन जो बड़ी ही कठोर होती थी, है ना, यहाँ पर जैसे कह रहे जो हैवी क्ले सोइल होती थी, जिसको लकड़ी की जो ये हल होते थे उनसे उनको जोतना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ऐसी जमीनों को अब जो ये आयरन प्लो थे उनसे आसानी से जोता जा सकता था, जबकि वुडन से जोतते हुए उसका टूटने का डर रहता था हल्का। ठीक है, तो अब ये इजी हो गया था, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। अब जब बेटर तरीके से उसको जोता जाने लगा आयरन प्लोशेयर से, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या था, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन जो थी वो प्रोड्यूस की जा सकती थी। ठीक है, सो पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, पीपल ने, अब उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग करनी शुरू कर दी। ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है, जैसे कि क्या करते हैं, पहले जो थे जैसे जमीन है उसको जोत लिया, उसके ऊपर क्या कर दिया, जो बीज है सीड है वो स्कैटरिंग कर दी, छिड़काव कर दिया। ठीक है, अब एक जगह पे जैसे बीज डल गए वहां पर जो है क्या हुआ, सैपलिंग हो गई, पौधा उगाया। ठीक है, अब उन पौधों में से क्या करेंगे, वो उनको निकाल कर क्या करते हैं, उसके प्लांटिंग कर देते हैं, उसके वो एक एक पौधा जो है पूरी जमीन में एक एक करके लगाया जाता है। और आप उसको जो है गूगल पे जाके पिक्चर भी देख सकते हो इसकी कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पीपल बिगिन, अब सेकंड क्या रहा, क्या चेंज आया, फर्स्ट तो हमने देखा कि उन्होंने आयरन प्लोशेयर का यूज किया। सेकंड क्या हुआ, पीपल बिगिन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग पैडी जो थी उसको, फसल को, उसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी शुरू कर दी। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, कि इसका मतलब ये हुआ कि अब वो ग्राउंड पर जो है ना सीड को की स्कैटरिंग यानी उसका छिड़काव करने की बजाय, फ्रॉम फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट, जहां से क्या होता है कि प्लांट जो है वो उगता है, स्प्राउट होते हैं, सो सैपलिंग वर ग्रोन।
एंड जो पौधा है वो ग्रो करता है एंड देन प्लांटिंग इन द फील्ड। जब ये पौधा जो है वो ग्रो कर जाता है तो उसके बाद इस पौधे को फील्ड के अंदर, खेत के अंदर उसकी प्लांटिंग कर दी जाती है एक एक करके। सो दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से इस ट्रांसप्लांटिंग की वजह से प्रोडक्शन जो है वो क्या होनी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव। तो अब क्या है, अब पहले से ज्यादा प्लांट्स जो है सर्वाइव करने लगे। पहले क्या होता था, ज्यादातर प्लांट जो थे वो खत्म हो जाते थे, ठीक है, सरवाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन क्योंकि अब एक एक पौधे को है क्या किया जाता था, एक एक पौधे की प्लांटिंग की जाती थी, ट्रांसप्लांट किया जाता था, तो अब ज्यादातर प्लांट जो होते थे वो सरवाइव कर सकते थे। सो हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, जर्नली स्लेव मैन एंड वीमेन, Dasas and Basis and landless agriculture laborers had to do this work. अब इसमें क्या है, देखिए एक एक पौधा लगाना, प्लांट करना, तो इस ऐसा करने से क्या होता था, जो लोग होते थे ना, एक तरीके से बैक ब्रेकिंग, क्या, कमर तोड़ वर्क, कहते ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया करते थे, मतलब बैक ब्रेकिंग वर्क। सारे दिन आप रुक के एक एक प्लांट अगर आप लगाओगे, ठीक है, ट्रांसप्लांट करोगे, तो क्या होगा, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा। तो कमर तोड़ जो है वर्क किया करते थे। सो जनरली जो ये काम किया करते थे, कौन करता था फिर ये काम, हमने पढ़ा है ना कि पीछे स्लेव होते थे, दास होते थे, ठीक है, जिनको वो कहीं से जीत कर लाते थे वोर से, तो उनका यूज किया करते थे इस काम के लिए। तो जनरली जो स्लेव मैन होते थे, विमेन होती थी, ठीक है, जिनको दास दासीज बोलते थे, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होती थी, उनको ये सब काम करना पड़ता था, हैड टू डू दिस वर्क, उनको ये सब काम करने पड़ते थे। ओके स्टूडेंट्स, so actually yes, so next topic is the closer look, मगध। तो ये जो है हमारे पास है, अब हमारे पास आगे जो है दो केस स्टडीज हैं, एक मगध की, एक वज्र की। ओके, तो अभी हमारा जो टाइम है वो टाइम ओवर हो चुका है। सो टुमारो वी विल discuss these topics. Okay, so today it's enough now, so that's all for today. Have a good day.